नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। स्वागत आप सभी का सृष्टि क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमारी करंट अफेयर सीरीज स्पॉटलाइट कंटिन्यू कर रहे हैं हम। आज 14 अक्टूबर और आज के करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वापस वही आपके लिए एक रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपने सब्सक्राइब बटन नहीं दबा रखा तो प्लीज़ दबाइए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन जो है वही आगे इस पूरी सीरीज को, इस तरह के और भी जो भी हमारे इनिशिएटिव्स होंगे उनको सपोर्ट करेगा और हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन देता है। तो कंटिन्यू करते हैं अपनी सीरीज के लिए। क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल्स, थोड़े दिन पहले भी हम लोग पढ़ के आए थे क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में। आज वापस न्यूज में है। क्यों है? क्योंकि सेंट्रल कैबिनेट ने रॉयल्टी रेट अप्रूव की है 3 मिनरल्स की। एक सेकेंड, यस, सेंट्रल कैबिनेट ने 3 मिनरल्स की रॉयल्टी रेट इम्प्रूव थोड़ी सी डिक्लेयर की है, अप्रूव किया है उसको और डिक्लेयर कर दिया है। तो ये रॉयल्टी रेट क्या है? पहले तो रॉयल्टी क्या होता है? रॉयल्टी, जैसा कि आपको आइडिया अगर होगा या नहीं है, मैं बताता हूँ अगर नहीं है तो, कि कोई भी कलाकार, म्यूजिशियन होता है या कोई ऑथर होता है जो अपनी किताब लिखता है, उसको वो उसका ओरिजिनल प्रोडक्ट उसका है। अब वो प्रोडक्ट जब भी कभी बेचा जाएगा, पूरी लाइफ उस आदमी को उसके लिए कुछ परसेंटेज रॉयल्टी मिलेगी। जैसे मैंने अगर आज कोई किताब लिखी, आज से 10 सालों बाद भी कोई उस किताब को कोई बुक सेलर बेच रहा है, तो उसके अंदर उसका जो कॉस्ट प्राइस होगा उसमें एक हिस्सा मेरा आएगा, मुझ तक पहुंचाया जाएगा, रॉयल्टी उसको बोलते हैं, रॉयल्टी। सेम ऐसे म्यूजिक ट्रैक्स के लिए होता है, बहुत सी ऐसे कलाकारों की बहुत सी चीजों के लिए रॉयल्टी उनको मिलती है। जिसका ओरिजिनल प्रोडक्ट है उसको वो कॉस्ट, उसको वो पैसा मिलेगा, क्योंकि वो प्रोडक्ट उसका था। बाद में चाहे वो कितनी जगह बिके और रेट उसका कितने ही हिसाब से बढ़ता रहे मार्केट के हिसाब से। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पे जो क्रिटिकल मिनरल्स भारत सरकार, भारत की संपदा है, भारत के संसाधन है, तो भारत सरकार को इन मिनरल्स के ऊपर रॉयल्टी मिलती है। रॉयल्टी का रेट 12% फिक्स रहता है नॉर्मली। करंटली स्पेसिफाइज द रॉयल्टी रेट ऑफ 12% of the ASP, average sale price of for minerals that are not specifically listed in the schedule of this act। कहानी क्या है, मैं वापस आपको सिंपल शब्दों में बताता हूँ कि एक MMDR एक्ट है, माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, भारत सरकार का ने बनाया हुआ है, भारत के अंदर है। तो भारत में जो भी माइंस से मिनरल निकलेंगे, उन मिनरल्स को रेगुलेट करने के लिए, उनकी डेवलपमेंट को देखने के लिए, उनसे जुड़े हुए सारे के सारे लोगों के जीवन को देखने के लिए वो सारे काम आते हैं MMDR एक्ट में। MMDR एक्ट जो है ये स्पेसिफिकली मेंशन करता है सब मिनरल्स की, ज्यादातर मिनरल्स की जो रॉयल्टी रेट है वो, और उनके अलावा उसके इस शेड्यूल के अंदर जो मिनरल्स नहीं लिखे हुए, उसके अलावा अगर कोई मिनरल्स है तो उनके लिए 12% की रेट रहती है। 12% की रेट रहती तो है, लेकिन ये जब हम वैश्विक स्तर पे अगर इसकी तुलना करें तो ये रेट बहुत ज्यादा है। कि भारत सरकार बहुत बड़ा हिस्सा खुद के लिए रख रही है। रॉयल्टी का मतलब ये हो गया कि वो जब भी वो प्रोडक्ट बिकेगा, ASP जो इधर लिखा गया है वो है एवरेज सेलिंग प्राइस, कि वो प्रोडक्ट जब भी बिकेगा उसके बिकने के समय पे 12% हिस्सा भारत सरकार को आएगा। उसके सेलिंग प्राइस का 12% हिस्सा रॉयल्टी के रूप में। आपको एग्जांपल देके पहले ही बता ही चुका हूं कि रॉयल्टी क्या है। सेम इधर भी इन माइंस और मिनरल्स के लिए, चूंकि भारत के संसाधन है, इसलिए भारत सरकार को उसके एवरेज सेलिंग प्राइस का 12% हिस्सा आता है। लेकिन दिक्कत यह थी कि वैश्विक स्तर पर जब तुलना की जाए तो ये 12% की रेट बहुत ज्यादा थी। तो अब भारत सरकार ने, कैबिनेट ने, इंडिया की कैबिनेट ने 3 मिनरल्स के लिए ये रॉयल्टी जो थी वो थोड़ी कम करके स्पेसिफाई कर दी है। कितनी कर दी है, कौन से के लिए की है, वो उतना जरूरी नहीं है। कुल मिला के बात तो उतनी जरूरी नहीं थी, लेकिन MMDR एक्ट आपको याद रखना है। भारत के अंदर ये जो अपना माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, MMDR एक्ट, MMDR एक्ट, इसके बारे में अगले पेज पे करूंगा मैं बात, तब लिखवाऊंगा आपको। अभी के लिए बस आप ये न्यूज में क्यों है वो चीज आपको बता रहा हूं, तो नोट बनाने की जरूरत नहीं है इतना। This act currently specifies a royalty rate of 12%, जो मैं बात कर चुका हूं, of the average selling price for minerals that are not specifically listed in the schedule, which is much higher than the global benchmarks। कि जो इस शेड्यूल में, सेकंड शेड्यूल यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, MMDR एक्ट के सेकंड शेड्यूल के अंदर सारे इन मिनरल्स की कॉस्ट लिखी हुई है कि एवरेज सेलिंग प्राइस का कितना परसेंट रॉयल्टी कॉस्ट पड़ेगा। तो अब वो बात है कि इधर इससे कम रेट में भारत सरकार ने डिक्लेयर कर दिया। आगे बढ़ते हैं। यहां तक आपको नोट करने की जरूरत नहीं थी, आप नोट करना। क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं? पहले भी एक दिन पहले भी हम लोग करंट अफेयर में बात कर चुके हैं। क्रिटिकल मिनरल्स वो मिनरल्स हैं जो एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड नेशनल सिक्योरिटी। द लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ दीज मिनरल्स, एक्सट्रैक्शन और प्रोसेसिंग ऑफ दीज मिनरल्स इन फ्यू जियोग्राफिकल लोकेशंस मे लीड टू सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटी।
दिक्कत क्या है कि क्रिटिकल मिनरल्स हमारे कौन से होंगे, कि वो मिनरल्स जो इस देश में आर्थिक विकास के लिए जरूरी है, एसेंशियल है, और उसके अलावा आपको नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी जरूरी है। नेशनल सिक्योरिटी और आर्थिक विकास दोनों के लिए जरूरी है, ऐसे मिनरल्स को क्रिटिकल मिनरल्स बोलते हैं। लिथियम, पिछली क्लास में एग्जांपल लिया था, कॉपर का एग्जांपल लिया था हमने, क्योंकि अब चूंकि साइबर बेस्ड जमाना है, डिजिटल एज आ चुकी है, और कॉपर और लिथियम जैसे एलिमेंट्स जो है ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं। तो अब आते हैं अपने वापस मुद्दे पे, ये होंगे अपने क्रिटिकल मिनरल्स। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जीएसआई ने एक, हाँ ये वाला नोट करिएगा जरूर, अब नोट करने के लिए आपके नोट्स में ये लाइन जरूर जानी चाहिए। लिथियम रिजर्व्स मिले हैं रिसेंटली जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद से एक इकोनॉमिकली थोड़ा सा, मतलब क्योंकि जम्मू कश्मीर को आप वहां का पूरा प्रशासन चेंज कर चुके हो, वहां का जो वजूद था पहले उसको एकदम 180 डिग्री घुमा के भारत के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं हम। उसकी इंटीग्रेशन जो है उसको बढ़ा रहे हैं, इंटीग्रेटेड तो पहले से था लेकिन अब उस इंटीग्रेशन को बढ़ा रहे हैं। 370 हटाई जा रही है, दूरियां हटाई जा रही, इकोनॉमिकली उतना ज्यादा अच्छा नहीं कर पा रहा था जम्मू कश्मीर। तो अब भारत सरकार की किस्मत थोड़ी सी जागी है, किस्मत जागी है क्यों? क्योंकि एक वहां पर लिथियम के रिजर्व्स हमें मिले हैं। कहाँ मिले हैं ये लिथियम रिजर्व्स? इन्फर्ड लिथियम रिजर्व्स ऑफ 5.9 मिलियन टन्स एट सलाल हैमाना एरिया ऑफ रेसाई डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। तो ये नोट कर लीजिएगा, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को, जीएसआई को, जम्मू कश्मीर नोट करिएगा, अपने साथ साथ नोट करते रहिएगा, जम्मू कश्मीर के जम्मू कश्मीर के ये जो रियासी जिला है, रियासी जिले के सलाल हैमाना, सलाल हैमाना क्षेत्र में लिथियम रिजर्व मिले हैं। लिथियम के भंडार मिले हैं, ये नोट कर लीजिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्रिटिकल मिनरल्स में जैसे कि मैंने ऊपर आपको बताया था कि लिथियम एक एग्जांपल है उन क्रिटिकल मिनरल्स का जो भारत के विकास के लिए, भारत की नेशनल सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। तो ऐसे में इधर आपको ये याद रखना है, लिथियम रिजर्व्स भारत में अभी हमें कहाँ मिले हैं? जम्मू कश्मीर में, और चूंकि जम्मू कश्मीर न्यूज में था रिसेंटली और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ये सलाल हैमाना जो एरिया है, और कौन सा जिला है, डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर का, रियासी डिस्ट्रिक्ट। आगे बढ़ते हैं, जो माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट था उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर ही लेते हैं, क्योंकि ये भारत के अंदर मिनरल्स और माइंस को, खदानों को रेगुलेट करता है, तो इस वजह से इंपॉर्टेंट है। इट केम इनटू फोर्स इन अगस्त 2023। तो एमएमडीआर एक्ट, हेडिंग डाल लीजिए एमएमडीआर एक्ट, और इस एमएमडीआर एक्ट के अंदर कुछ पॉइंट्स आप नोट करोगे। सबसे पहले तो 2003 से लागू, 2003 से भारत में ये लागू हो चुका है। इट डीलिस्टेड 6 मिनरल्स इंक्लूडिंग लिथियम बेरिंग minerals and niobium from the list of 12 atomic minerals, allowing concessions for these minerals to private sector through auctions. प्राइवेट सेक्टर को नीलामी के माध्यम से माइंस और मिनरल्स में घुसाया जा रहा है। पहले माइंस और मिनरल्स सिर्फ गवर्नमेंट लेवल पे इनमें खदानों में काम किया जाता था, ये पूरा का पूरा एरिया पब्लिक सेक्टर के अंतर्गत आता था, सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत, यानी भारत सरकार के अधीन। बाद में इनमें प्राइवेट सेक्टर को भी इनवाइट किया गया, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर आता है तो अपने साथ एक एफिशिएंसी लेके आता है, थोड़ा काम करने का जो इकोनॉमिक वायबिलिटी है जो उस प्रोडक्ट की, वो प्राइवेट सेक्टर के साथ बढ़ती है। प्राइवेट सेक्टर को जब इंक्लूड किया गया तब इसमें ये एमएमडीआर एक्ट के थ्रू, जो पहले ओरिजिनली हमारे पास 12 एटॉमिक मिनरल्स हुआ करते थे उनमें से 6 जो थे उनको डीलिस्ट कर दिया, ताकि इन 6 के अंदर अब में लिथियम भी इंक्लूडेड है, कि प्राइवेट सेक्टर भी नीलामी के अंदर हिस्सा ले, और इन खदानों के अंदर जब खुदाई होगी, इनमें जब और काम किया जाएगा, मिनरल्स निकाले जाएंगे, तो प्राइवेट सेक्टर भी इसमें काम करता है, तो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज पार्टिसिपेट कर सकती है। ये एमएमडीआर एक्ट के थ्रू एस्टेब्लिश हुआ था ये काम। ये वाला नीचे का देखिए, माइनिंग लीज एंड कंपोजिट लाइसेंस ऑफ 24 क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल्स शैल बी ऑक्शन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। भारत में 24 क्रिटिकल मिनरल्स जो है, स्ट्रेटेजिक भी लिखा हुआ है इनके आगे, 24 क्रिटिकल मिनरल्स
की नीलामी भारत सरकार द्वारा की जाएगी। ये एमएमडीआर एक्ट में साफ साफ लिखा। एमएमडीआर एक्ट याद रखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं अपने। ऑपरेशन अजय रिसेंटली न्यूज में था। पिछली क्लास में हम लोगों ने आयरन डोम की बात की थी, अगर आपको याद हो तो। आयरन डोम था इजराइल का डिफेंस सिस्टम। इजराइल पर हमला करा गया है अभी भी रिसेंटली हमस द्वारा। हमस पैलेस्टीनियन मिलिटेंट ग्रुप है। हालांकि भारत सरकार ने अभी इसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आज तक अभी तक डिक्लेयर नहीं किया। और एक कंट्रोवर्सी हुई थी जिसमें शशि थरूर ने एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बोल दिया था कि अभी ठीक है, भारत सरकार का जो स्टैंड है कि हमस टेररिस्ट ग्रुप नहीं है। और ऐसा करके वो कुछ इजराइल के ऊपर कमेंट करके गए थे। उनको आके सफाई देनी पड़ी कि हमस को भारत सरकार ने डिक्लेयर नहीं किया है अभी तक, वो स्टैंड है हमारा आज भी, लेकिन हमस ने जो ये काम किया है ये ऑब्वियसली टेररिस्ट अटैक है, टेरर अटैक है, इसको इससे बाहर नहीं रखा जा सकता। तो ठीक है, आप इतना याद रखिएगा कि अब ऑपरेशन अजय क्या है। इजराइल में जो भारतीय इस अटैक के दौरान फंसे पड़े, इजराइल के अंदर अब सिचुएशन नॉर्मल नहीं है। इजराइल और फलस्तीन के बीच एक वापस इनके बीच का इश्यू जो है बहुत लंबा चलता आ रहा है। अभी एक और उग्र स्वरूप ले लिया है। हमस ने 20 मिनट में लगभग 5000 रॉकेट्स दाग दिए थे। इजराइल का फेमस आयरन डोम डिफेंस सिस्टम फेल कर दिया। लगभग 1500 से 2000 लोग या उससे भी ज्यादा मारे जा चुके हैं और बहुत से लोगों को बंदी बना लिया गया था हमस द्वारा। तो हमस क्या है? हमस पहले तो इसमें साथ में नोट कर लीजिएगा, हमस के बारे में नोट कर लीजिए। फलस्तीन का एक आतंकवादी गुट में, लेकिन एक स्पेशल नोट बना के इसमें ब्रैकेट में लिख लीजिएगा जरूर कि भारत ने अभी तक इसको आतंकवादी डिक्लेयर नहीं किया है। हमस को भारत सरकार कुछ ग्रुप्स को आतंकवादी ग्रुप डिक्लेयर करती है, हमस को अभी तक हमने नहीं किया हुआ। भारत सरकार ने अभी तक हमस को आतंकवादी गुट घोषित नहीं किया है। ये आप नोट रखेंगे। उसके अलावा आयरन डोम हम लोग पिछली क्लासेस में बात कर ही चुके हैं कि ये इजराइल का डिफेंस सिस्टम था। और ये ऑपरेशन अजय क्या है ये नोट कर लीजिए साथ में। ऑपरेशन अजय ये भारत द्वारा इंडियंस को कॉन्फ्लिक्ट हिट इजराइल से निकालने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स द्वारा एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है जिसका नाम है ऑपरेशन अजय। तो ऑपरेशन अजय इजराइल में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए विदेश मंत्रालय का ऑपरेशन, विदेश मंत्रालय भारत सरकार का ऑपरेशन, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय का एक ऑपरेशन है। इसमें एक नीचे एक डेटा और दिया गया है। देयर आर अराउंड 18,000 इंडियंस इन इजराइल इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स एंड ट्रेडर्स। 18,000 से अधिक भारतीय इस समय इजराइल में थे। मतलब जब ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ इजराइल में 18,000 से अधिक भारतीय स्टूडेंट्स, ट्रेडर्स या प्रोफेशनल्स जो थे वो काम कर रहे थे। अब उनको निकालने की जिम्मेदारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने उठाई है। इनका एक ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन अजय। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्यों? पेपर में ऐसे बहुत से बार आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब भी कोई न्यूज में हो भारत द्वारा कुछ सुरक्षा हेल्प भेजी जाती है किसी देश को। इसके अलावा खुद के लोगों को जब हम किसी देश में, कॉन्फ्लिक्ट देश में से निकाल के लाते हैं, उसके स्पेशल ऑपरेशंस हम लोग कंडक्ट करते हैं, तो वो न्यूज में रहते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। फोनोटेक्सिस, फोनोटेक्सिस क्या है नोट कर लीजिएगा। पहले तो ये हेडिंग डाल लीजिए, फोनोटेक्सिस। फोनोटेक्सिस है मूवमेंट ऑफ एन एनिमल इन रिस्पॉन्स टू अ साउंड। एक जानवर कई बार कोई साउंड सुन के और उसको रिस्पॉन्ड करते हुए मूवमेंट दिखाता है, जाता है। आपने देखा होगा ये मूवीज वगैरह में भेड़िया जब भी रात में जंगल में बोलता है तो भेड़िए के पीछे फिर सारे भेड़िए इकट्ठे होते हैं। रात्रि में कुत्ते भौंकते तो उसके अंदर वो, क्योंकि मैं अब जो जनरल ऑब्जर्वेशन है वो बता रहा हूँ, एक कुत्ता कोई भौंकना स्टार्ट करता है सारे इकट्ठे हो जाते हैं। ये जानवर क्या है कि जब अपना साउंड एक निकालेंगे उस साउंड को पॉजिटिव या नेगेटिव वे में कंसीडर किया जाता है उनके अन्य स्पीशीज, उनके उसी के जाति के अन्य जानवरों द्वारा। और वो जब ये कंसीडर करके अपना मूवमेंट करते हैं तो उसके लिए ये जो साइंटिफिक टर्म है फोनोटेक्सिस। फोनोटेक्सिस क्या है? आवाज के प्रत्युत्तर में
साउंड यानी आवाज के प्रत्युत्तर में जानवरों का जो मूवमेंट होता है उसे कहते हैं। तो फोनोटैक्सिस क्या है? आवाज के प्रत्युत्तर में जानवरों द्वारा विस्थापन या मूवमेंट या इधर उधर चाल चलन करना। It has mostly been observed among crickets, moths, frogs and toads among a few other creatures. मेंढकों में मिलता है ये चीज देखने को। उसके अलावा जो आपके क्रिकेट्स जिनको हम लोग बोलते हैं, अपना एक राजस्थानी के अंदर एक वर्ड होता है किसारी बोल देते हैं उसको। तो क्रिकेट्स जो होती है वो एक अजीब सी आवाज आपको सुनती है सर्दियों में, स्पेशली जब सब कुछ शांत होता है तब ज्यादा सुनाई देती है क्रिकेट्स की जो आवाज होगी। उसके अलावा फ्रॉग्स जो है ये आवाज पर रिस्पॉन्ड करते हैं। While positive type of phonotaxis are used to attract females, example Mediterranean house geckos, and negative phonotaxis are used to repel or warn. कि जो जैसे कुत्तों का जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि कुत्ते क्या करते हैं कि रात्रि में जब भी सुनसान सड़क पे कुछ इनको या तो कोई स्ट्रेंजर दिखता है तब वो भौंकना स्टार्ट करते हैं। तो वो एक आगाह कर देता है बाकियों को भी कि एक खतरा है या एक कोई असामाजिक एंटी सोशल एलिमेंट जो है वो इधर घुस चुका है। वो फोनोटैक्सिस पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव हो सकती है। पॉजिटिव भी होती है कि कई बार ये अट्रैक्टिव साउंड निकालते हैं कि जिससे अट्रैक्शन के लिए इकट्ठा होता है इनका दूसरा जो एक और इन्हीं की जाति का कोई और जानवर जो है वो इनके साथ में आ जाए, तो वो भी निकाला जाता है। उस तरह की आवाजें भी आती है। आपको बस ये फोनोटैक्सिस न्यूज में है तो रिसेंटली ये ध्यान में रखोगे। फोनोटैक्सिस क्या है कि आवाज के प्रत्युत्तर में कभी कभी की साउंड जब भी सुनेगा तो कोई जानवर मूवमेंट जो भी दिखाता है उस साउंड के रिस्पॉन्स में उसको हम लोग फोनोटैक्सिस कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। इक्रीसेट ICRI क्या है ये इक्रीसेट? हैदराबाद बेस्ड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है पॉवर्टी रिसर्च के लिए, गरीबी पर रिसर्च करता है। इक्रीसेट फुल फॉर्म याद रखोगे आप, इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। ये फुल फॉर्म लिख लीजिएगा साथ में, ICRISAT इसका फुल फॉर्म है, ये इधर लिखा हुआ है, नोट कर लीजिए, इंग्लिश में ही नोट कर लीजिए। इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। कहां पर है ये? हैदराबाद। हैदराबाद में है और अंतरराष्ट्रीय स्तर की एक इंस्टीट्यूट है जो रिसर्च करती है टू एड्रेस द चैलेंजेस ऑफ हंगर, माल न्यूट्रिशन एंड पॉवर्टी। तो लिख लीजिएगा ये, भूखमरी, कुपोषण व गरीबी पर शोध करने का काम करती है। तो पर शोध के लिए, गरीबी पर शोध के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन है इक्रीसेट ICRISAT। तो इसका नाम आप नोट कर लीजिए। ICRISAT has partnered with one consortium of international agricultural research center CGIAR recently by signing CGIAR integration framework by agreement। तो एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट, एक कोलैबोरेशन हुआ है। वो इतना जरूरी नहीं है कि वन कंसोर्टियम ऑफ इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर्स। तो ये आप बस याद रखिएगा, कंसोर्टियम जो इनका नाम है ये कंसोर्टियम ऑफ इंटीग्रेशन इंटरनेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंटर्स, इसके साथ इन्होंने कोलैबोरेशन किया। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करता है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कर रहा है, सिर्फ इंडिया की पॉवर्टी प्रॉब्लम्स के ऊपर डील नहीं कर रहा। भूखमरी, उसके अलावा मैंने आपको पीछे और लिखा हुआ है कुपोषण, माल न्यूट्रिशन जो है उसके ऊपर भी बात की है, और पॉवर्टी, इन सब के ऊपर इंटरनेशनल लेवल तक रिसर्च कर रहा है। कुपोषण पर, भूखमरी पर एक रिपोर्ट आई है रिसेंटली, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, बड़ी पॉपुलर रिपोर्ट है, उसके बारे में भी आज चर्चा करेंगे, आगे चर्चा करेंगे हम। आगे बढ़ते। मखीर जिंजर क्या है? जिंजर क्या होता है? अदरक, सर्दियों में बड़ी काम आती है हमारे। मखीर जिंजर अदरक की एक वैरायटी है, ट्रेडिशनल वैरायटी। कहां से? मेघालय से, भारत में। तो ये नोट कर लीजिएगा, मखीर क्या है, नोट कर लीजिए इसके साथ में। अदरक की एक वैरायटी, अदरक की किस्म है। कहां पर बेस्ड है ये? हमारे मेघालय राज्य से, मेघालय राज्य से ये एक अपनी अदरक की किस्म है जो बड़ी पॉपुलर हुई है, और इट इज ऑल्सो नोन एज सिंग मखीर और इंग मखीर। तो नोट कर लीजिएगा इसके नाम जो हैं, ये कुछ दो विशेष नाम और साथ में लिखे गए हैं, ये भी नोट कर लीजिएगा आप। सिंग मखीर
और इंग मखीर भी बोलते हैं इसको, इंग मखीर या इंग मखीर, ये दो नाम और दिए जाते हैं। तो नोट करिएगा, ये ध्यान में रहेंगे, उम्मीद है आपको। आगे बढ़ते हैं। एक हल्दी की नस्ल, हल्दी की किस्म और एक न्यूज में है लकाडोंग। लकाडोंग जो है, इट इज वैरायटी ऑफ टर्मरिक दैट इज फाउंड इन द जैंतिया हिल्स ऑफ मेघालय। वापस मेघालय में ही ये जो पीछे वाली हम लोग मखीर नस्ल की, मखीर किस्म की ये जो अदरक देख कर आए थे, वहीं पर एक लकाडोंग नाम का, ये लकाडोंग आपको पेपर में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि लकाडोंग इज अ वैरायटी ऑफ, आपको ऑप्शन दे देते हैं, उसमें लैकेडोंग से आप समझ जाते हो कई बार कि कोई जानवर की नस्ल होगी या उस तरह का, लेकिन ये क्या है, हल्दी, हल्दी की एक किस्म है, याद रखेंगे, नोट कर लीजिए अपने साथ में ये लैकेडोंग। लैकेडोंग क्या है, ये लैकेडोंग हल्दी की किस्म। कहां पर है हल्दी की ये किस्म, कहां मिलती है, मेघालय में मिलती है। नोट करके अपने साथ रखेंगे, अपने नोट्स के अंदर ये पॉइंट फॉर्म में नोट करते जाएंगे। इट इज नोन एज द वर्ल्ड्स बेस्ट टर्मरिक ड्यू टू इट्स हाई कर्क्यूमिन कंटेंट विद 7 to 12%। दुनिया की सबसे बेहतरीन हल्दियों में इसकी गिनती की जाती है और मेघालय बेस्ड है। आपको बस इतना याद रखना है हल्दी, उसके अलावा क्या उपयोग है हल्दी के, उसके बारे में थोड़ा सा लिखा गया है कि एंटीसेप्टिक यूजेज भी होता है, उसके अलावा फूड के अंदर मसालों के रूप में उपयोग होता है, बहुत सारे टर्मरिक के जो उपयोग है वो आपको देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। लैकेडोंग याद रखिएगा, उससे अलावा मखीर याद रखिएगा। मखीर यहाँ पर अदरक की किस्म थी, मेघालय बेस्ड, और लैकेडोंग जो है ये हल्दी की एक किस्म। अगला है आयम पलायम नेताई। क्या है आयम पलायम नेताई? इट इज ए डिजीज रेजिस्टेंट, रॉट रेजिस्टेंट कोकोनट वेराइटी। आज ये ऐसे कुछ एक वेराइटीज के क्वेश्चन इसीलिए लाए गए क्योंकि पेपर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है और न्यूज के अंदर थे, तो हम लोग डील कर रहे हैं इनको। नोट कर लीजिए, ये साथ में हेडिंग डाल लीजिए, आयम पलायम नेतई। क्या है ये आयम पलायम नेतई? कोकोनट यानी नारियल की एक किस्म है। आयम पलायम नेतई नारियल की एक किस्म। कहां पर है? तमिलनाडु के डिंडीगुल में। तमिलनाडु के डिंडीगुल। डिंडीगुल मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में भी बड़ा फेमस रहता है। कमेंट करके बताइए कहां पर था, कहां पर पढ़ के आए हैं। अगर किसी को आइडिया है कि डिंडीगुल तमिलनाडु, यूरोपियन कंपनीज की भारत में एंट्री से संबंधित है, किसी यूरोपियन कंपनी की फैक्ट्री हुआ करती थी डिंडीगुल में। किसकी, कौन सी कंपनी की होती थी, कौन से देश की कंपनी की होती थी, वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप नहीं बता पा रहे, नहीं पता है, तो कमेंट करिएगा, अगली क्लास में जरूर मैं बताऊंगा। डिंडीगुल तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के डिंडीगुल के अंदर आपको ये कोकोनट की वैरायटी मिलती है, आयम पलायम नेतई। और दिस ट्रीज हैव 60 more than 60% कंटेंट, ऑयल कंटेंट एंड एक्सट्रीमली स्वीट कर्नेल। स्वीट होते हैं और उसके अलावा ऑयल कंटेंट भी काफी हाई रहता है। आप बस याद रखिएगा किस जगह पर मिलता है ये आयम पलायम नेतई और क्या है, क्या ये नारियल की एक किस्म है, आपको याद रखना। आगे बढ़ते। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जैसा कि पहले आपको मैंने बोला था, न्यूज में है, अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, वैश्विक भुखमरी सूचकांक। भारत हमेशा की तरह इस बार भी बहुत पिछड़ा हुआ दिख रहा है इसमें। इंडिया रैंक्स 111, 111 आउट ऑफ 125 कंट्रीज। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, वैश्विक भूख सूचकांक, वैश्विक भूखमरी सूचकांक, लिख लीजिएगा, ये हिंदी में नोट कर लीजिए साथ में, जो हिंदी के स्टूडेंट्स हैं। वैश्विक भूखमरी सूचकांक, ये वैश्विक भूखमरी सूचकांक रिसेंटली लॉन्च हुआ है। 111 इंडिया की रैंकिंग क्या रही है उसको आप नोट कर लीजिए। 111 आउट ऑफ 125 देश, टोटल 125 देशों को रैंक दी गई है, जिसमें भारत 111वें नंबर पे है। बहुत ही बुरा प्रदर्शन भारत का इसमें रहा है। कौन देता है ये रिपोर्ट? कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ द्वारा ये रिपोर्ट दी जाती है, तो नोट कर लीजिए इनके नाम, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर लाइफ द्वारा ये रिपोर्ट दी जाती है। GHI is a tool for comprehensively measuring and tracking hunger at global, regional and international levels, national levels। भूखमरी को कंपेयर करते हैं ये अलग अलग देशों की और उसके हिसाब से मेजर करने की कोशिश करते हैं। कौन देता है? वो रिपोर्ट्स के बारे में याद रखिएगा, इसको भी अपने IR के नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। GHI बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, वेल्थ हंगर लाइफ और उसके अलावा कंसर्न वर्ल्ड वाइड, ये दो जो ग्रुप है, ये दो मिलके ये रिपोर्ट देते हैं और पूरे इंटरनेशनल, रीजनल और नेशनल लेवल पे
आपकी भूखमरी जो है देशों की, उसकी तुलना की जाती है और एक नंबर दिया जाता है, रैंक दी जाती है। कैसे की जाती है तुलना, कैसे मापा जाता है इस भूखमरी को? उसके लिए 4 इंडिकेटर्स पे ये मेजर करते हैं। ये 4 इंडिकेटर्स आपको याद रखने पड़ेंगे: अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी, माफ कीजिएगा, मोरालिटी नहीं है, मोर्टेलिटी, चाइल्ड मोर्टेलिटी। तो अंडर नरिशमेंट क्या होता है? अंडर नरिशमेंट, शेयर ऑफ द पॉपुलेशन विद इनसफिशिएंट कैलोरिक इनटेक। अंडर नरिश्ड बच्चे, जिनको पोषण पूरा नहीं मिल पा रहा, वो कहलाते हैं ये अंडर नरिश्ड। अंडर नरिशमेंट मतलब पोषण की जो मात्रा चाहिए होती है शरीर को, उससे कम मात्रा में मिल रहा है, तो वो बच्चे अंडर नरिश्ड रह जाते हैं। और इसी के लिए लिखा हुआ है कि शेयर पॉपुलेशन का, जनसंख्या का कितना हिस्सा अंडर नरिशमेंट का शिकार है, कैलोरिक इनटेक उनका सफिशिएंट से कम है, उनको अंडर नरिशमेंट में गिनते हैं। उसके अलावा दूसरा जो इनका इंडिकेटर है वो है चाइल्ड वेस्टिंग। वेस्टिंग क्या होता है? शेयर ऑफ द चिल्ड्रन अंडर एज 5 हु हैव लो वेट फॉर देयर हाइट। वेस्टिंग, डब्ल्यू शुरू में आता है, याद रखिएगा। वेट जो है इनकी हाइट के तुलना के अंदर कम हो। आपका नॉर्मली हाइट के हिसाब से वेट का एक स्केल होता है, इंटरनेट पर सर्च करिएगा कि अगर आपकी हाइट इतनी है तो इतना वेट होना चाहिए। लेकिन कई लोगों का, बहुत सा बच्चों के अंदर, कुपोषण के शिकार बच्चों में, भूखमरी के शिकार बच्चों में ये देखा जाता है कि उनकी हाइट के हिसाब से उनका वेट जो है बहुत उनको इरेगुलर मिलेगा, कम मिलेगा। तो इससे पता चलता है कि एक्यूट अंडर न्यूट्रिशन का, कि अंडर न्यूट्रिशन ठीक है ही, अंडर नरिशमेंट है ही, बच्चे कुपोषण का शिकार है। और ये और भी ज्यादा कुपोषण का शिकार है कि जिनकी हाइट बढ़ गई लेकिन हाइट के हिसाब से वेट नहीं बढ़ा, ये बच्चे बहुत कमजोर दिखते हैं। तो ऐसा ही चाइल्ड वेस्टिंग जो है वो काउंट की जाती है। वेस्टिंग क्या है? वेट अकॉर्डिंग टू हाइट अगर कम है तो उसको वेस्टिंग बोलेंगे। दूसरा एक और लिखा गया है स्टंटिंग, चाइल्ड स्टंटिंग। इसमें क्या है? स्टंटिंग में हाइट को कंपेयर किया जाता है। जैसे वेस्टिंग के अंदर वेट कंपेयर किया जाता था, स्टंटिंग के अंदर अगर बच्चे की हाइट जो है उसकी उम्र के हिसाब से कम है तो उसको बोला जाता है चाइल्ड स्टंटिंग का शिकार। तो स्टंटिंग क्या है? हाइट अकॉर्डिंग टू एज। अगर उम्र की तुलना में किसी की हाइट कम हो तो, क्योंकि आप नॉर्मल देखो, एक हेल्दी इंसान के लिए बचपन से लेकर जब वो बड़ा हो रहा है, छोटे से लेकर बड़ा, तो उसकी हाइट बढ़ती जाती है। लेकिन अगर कुपोषण का शिकार है तो हाइट उस रेशियो में नहीं बढ़ेगी, बच्चों की हाइट कम रह जाती है। हाइट कम रह रही है, वेट कम रह रहा है, उन सारे जो इंडिकेटर्स हैं उनको वेल्थ हंगर लाइफ और कंसर्न वर्ल्ड वाइड मेजर करते हैं अपनी इस रिपोर्ट के अंदर, और उसके हिसाब से देशों को रैंकिंग देते हैं। एक और लास्ट में लिखा गया चाइल्ड मोर्टेलिटी, शेयर ऑफ चिल्ड्रन हु डाई बिफोर देयर 5th बर्थडे, इट रिफ्लेक्ट्स inadequate nutrition and unhealthy environments। 5 साल के होने से पहले ही जिन बच्चों की मृत्यु हो जाती है, ऐसे बच्चों का जो परसेंटेज है एक पॉपुलेशन के अंदर, उसको इसके अंदर काउंट किया जाता है। तो 4 हमारे इंडिकेटर्स रहे। ये 4 इंडिकेटर्स कौन कौन से? आपको ये दिख रहा है, अंडर नरिशमेंट, उसके अलावा 2 नंबर बताया मैंने वेस्टिंग, 3 नंबर मैंने बताया स्टंटिंग, चाइल्ड स्टंटिंग, और लास्ट है चाइल्ड मोर्टेलिटी। आपको इंडिकेटर याद रखने हैं, इनकी परिभाषा याद रखनी है। वेस्टिंग क्या होता है? वेस्टिंग बताएगा वेट अगर आपका कम है अकॉर्डिंग टू योर हाइट। दूसरा है स्टंटिंग, हाइट अगर आपकी कम है अकॉर्डिंग टू योर एज, तो उसको स्टंटिंग बोलते हैं। तो ये सारे जो इंडिकेटर हैं चारों, आपको याद रखने के लिए एक ट्रिक बता देता हूँ। जैसे कि इसको आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं, यूएन वॉज स्टंट बाय, यूएन वॉज स्टंट, यूएन वॉज स्टंट मॉरली। ये एक स्टेटमेंट आप याद रख सकते हैं कि नैतिक रूप से यूएन स्टंट, आश्चर्यचकित रह गया था, भौचक्का रह गया था जब उन्होंने ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट देखी। लेकिन इससे आपको याद रह जाएगा, बस ऐसे सिंपल स्टेटमेंट बना दिया जिससे आप ये चारों इंडिकेटर्स याद रख सकते। अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, उसके अलावा स्टंटिंग, और एक लास्ट आपके लिए मोर्टेलिटी, चाइल्ड मोर्टेलिटी, वो इसका एक लास्ट इंडिकेटर। आगे बढ़ते हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में थोड़ी सी और बात करते हैं कि बेस्ड ऑन द वैल्यूज ऑफ 4 इंडिकेटर्स जीएचआई स्कोर इज कैलकुलेटेड। ये जीएचआई स्कोर जो है 100 पॉइंट के स्केल पे होता है, 0 से 100। नोट कर लीजिएगा, अपने नोट्स के अंदर ये रखिएगा कि 0 से 100 के स्केल पे इसको मेजर किया जाता है। कि जो पीछे हम लोग 4 इंडिकेटर देख के आए हैं, उन चारों इंडिकेटर्स के अंदर कोई देश कैसा परफॉर्म कर रहा है उसको कैलकुलेट करेंगे, उसकी कैलकुलेशन के बेस पे उनको ये मार्क्स दिए जाते हैं।
ये मार्क्स जो दिए जाएंगे उसके अंदर 0 जो है, 0 इज द बेस्ट पॉसिबल स्कोर एंड 100 इज द वर्स्ट। तो 0 जो है ये है बेस्ट पॉसिबल स्कोर। इसमें कोई देश अगर 0 इसमें स्कोर करता है तो वो बेस्ट स्कोर 0 कहलाएगा, मतलब वो अच्छा कर रहा है, मैनेज कर रहा है अपने देश में भुखमरी। 100 कोई स्कोर कर रहा है तो उसका मतलब है कि ये वर्स्ट स्कोर है। बेस्ट स्कोर 0 है, 100 वर्स्ट स्कोर है। ग्लोबल सिनारियो क्या है कि ग्लोबल हंगर रिमेन्स टू हाई एंड प्रोग्रेस ऑन रिड्यूसिंग हंगर हैज लार्जली स्टॉल्ड। ग्लोबल लेवल पर, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जो भूखमरी के आंकड़े हैं वो आपको बता रहे हैं कि बहुत बढ़ चुके हैं। उसके पीछे वजह भी कई है। दुनिया में जब कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन होती है, इजराइल फलस्तीन का चल रहा है, यूक्रेन और रशिया का चल रहा है, उसके अलावा अफगानिस्तान में तालिबान का कहर बरपाया जा रहा है, सीरिया अफेक्टेड रहा ही है, ISIS जो ये जो अपना इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, उसके जो कॉन्फ्लिक्ट जोन्स है जहां पर वो एक्टिव है, वहां पर कॉन्फ्लिक्ट्स है, कोविड-19 की वजह से कॉन्फ्लिक्ट रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स जो है कुल मिला के भूखमरी को और ज्यादा बढ़ावा देते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है उसी तरफ इशारा कर रही है। इंडिया का जो वेस्टिंग रेट है, आगे एक और पॉइंट जो लिखा हुआ है हमने कि इंडिया हैज द हाईएस्ट चाइल्ड वेस्टिंग रेट इन द वर्ल्ड 18.7%। एक इंडिकेटर मैंने जो वेस्टिंग का आपको बताया, वेस्टिंग क्या है, वेट हाइट के अकॉर्डिंग जब कम हो तो वेस्टिंग क्या होता है वो वापस रिवाइज कर लो, याद रखना ये जरूरी है, इस तरह की डेफिनेशंस में आपको फंसाया जाता है। चाइल्ड वेस्टिंग क्या है कि जब एक बच्चे का वेट जो है उसकी हाइट के अकॉर्डिंग ना हो, वेट अकॉर्डिंग टू हाइट, हाइट के अनुरूप उसका वेट ना हो, वजन जो है बच्चे का कम रह गया तो मतलब वो कुपोषण का शिकार है। और भारत दुनिया में नंबर 1 है इसमें। भारत के बच्चे कुपोषण का इतना शिकार है इस रिपोर्ट के हिसाब से कि ये जो वेस्टिंग वाला क्राइटेरिया है, वेस्टिंग वाले इंडिकेटर के अंदर भारत दुनिया में नंबर 1। ये हमारे ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में हमने इंडिकेटर्स देखे। कौन देता है वो याद रखिएगा, ये रिपोर्ट कौन लेकर आता है, वेल्थ हंगर लाइफ और कंसर्न वर्ल्ड वाइड, ये नाम के 2 ग्रुप्स हैं, ये 2 मिलके ये रिपोर्ट लेके आते हैं। भारत की रैंकिंग क्या रही है, 111 रही है 125 देशों के अंदर। पीछे हम लोग बात करके आए हैं, ये वाली 111 आउट ऑफ 125 देश, हम लोग 111वें नंबर पर रहे हैं। बहुत ही खराब परफॉर्मेंस और सारे कारण भी हमने डिस्कस किए। ये हमारे आज के करंट अफेयर्स थे। इस पूरे लेक्चर की PDF आपको इधर मिल जाएगी हमारे ऑनलाइन ये टेलीग्राम चैनल पर, सृष्टि क्लासेस नोहर। PDF डाउनलोड करिए, अपने फोन में सेव रखिए। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में से जो आपको लगे कि इंटरनेशनल रिलेशंस के आपके नोट्स में जाने चाहिए उनको वहां पर भी ऐड करते रहिए, अपने नोट्स हॉलिस्टिक बनाइए। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको करिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। अगर कोई फीडबैक हो तो कमेंट भी दीजिए, पॉजिटिव फीडबैक हो तो वो भी कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।